नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब खैरियत से हैं? कोरोना महामारी ऐसी आई कि हम सभी को ऑनलाइन ही मिलना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी। ऑफलाइन जैसी फीलिंग्स तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी अपनी स्टडी को अगर रेगुलर रखना है, अगर अपने अध्ययन को सुचारू रूप से निरंतर जारी रखना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। कैमरे के सामने हम भी इतना नहीं आ पाते हैं, तो हमारा जो डेली बेसिस रूटीन है वो निरंतर नहीं बन पाता है, और वैसी फीलिंग हमारे अंदर भी नहीं आ पाती है जो हम ऑफलाइन में आपको दे पाते हैं। तो थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि आपको अपना 100% देने की कोशिश करें, है ना। तो आज फिर से एक नई क्लास के साथ हम आपके सामने आए हैं। अभी तक जो हमने अपनी क्लासें ली हैं, उन क्लासों से हमें उम्मीद है कि वो आपको पसंद भी आ रही होंगी, आपके टॉपिक्स क्लियर भी हो रहे होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या आपको है तो आप कमेंट्स वगैरह में जा करके हमें उससे अवगत करवा सकते हैं, आप अपने कमेंट्स उसमें दे सकते हैं। फिलहाल आज फिर से एक नई क्लास के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास की तरफ, अपने बोर्ड की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, आज की अपनी क्लास। देखिए, आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वो आपने थंबनेल में वैसे तो देख ही लिया होगा। तो आज हम बात करेंगे बलबन के विषय में। बलबन, इससे संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं वो प्रश्न है कि बलबन जो है उसकी रक्त और लौह नीति जो है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और उसी से संबंधित प्रश्न परीक्षा में हमें देखने को मिलते भी हैं, और इसी बिंदु पर आज हम बात भी करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बलबन था कौन, कहाँ से आया। तो जैसा कि हमें पता ही है कि बलबन जो है उसका वास्तविक नाम क्या था। उसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन, और बहाउद्दीन कौन था? इल्तुतमिश का एक गुलाम मात्र था। कौन? इल्तुतमिश का गुलाम। ठीक है, तो इल्तुतमिश का गुलाम जो था उसका नाम क्या था? वास्तविक नाम बहाउद्दीन। और यही बहाउद्दीन, इल्तुतमिश का गुलाम बहाउद्दीन ही आगे जाकर के क्या बना, किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बलबन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक महत्वाकांक्षी शासक था जो केंद्रीकरण को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसने अपने अव्यवस्थित शासनकाल को बिल्कुल व्यवस्थित क्रम में सुचारू रूप से व्यवस्थित किया, सुचारू रूप से उसको क्रियाशील किया। अब ये जो इल्तुतमिश है जिसका गुलाम कौन था? बहाउद्दीन, और जिसका बाद में नाम पड़ा बलबन, ये एक इलबारी तुर्क था। इलबारी तुर्क यानी तुर्क जाति जो है, उस तुर्क जाति में ये एक इलबारी तुर्क था। और इस इलबारी तुर्क को, यानी इसका जो पिता है, इसका पिता किसका? बलबन का जो पिता है वो 10,000 परिवारों का मुखिया था। बाल्यकाल में यानी बचपन में क्या हुआ कि मंगोल जो हैं वो इस बहाउद्दीन को पकड़ ले गए, या इस बहाउद्दीन को उन्होंने इल्तुतमिश से खरीद लिया, और उसके बाद इसे किसे बेच दिया? जमालुद्दीन को। तो इल्तुतमिश से मंगोलों द्वारा खरीद लिया गया किसको? बहाउद्दीन को, और बहाउद्दीन को बेच दिया किसे? जमालुद्दीन को। अब बचपन से क्या था कि जमालुद्दीन ने इस बहाउद्दीन पर काफ़ी अत्याचार किए, इसको काफ़ी प्रताड़ित किया, यानी गुलामों से भी बदतर जिंदगी इसको दी, जिसकी वजह से ये कुरूप हो गया। यानी इसकी जो शक्ल सूरत है वो अच्छी नहीं रही, वो अच्छा नहीं था, शक्ल से सुंदर नहीं था, रंग से सुंदर नहीं था, इसका जो चेहरा है वो इतना आकर्षक नहीं था। लेकिन ये गुणी बहुत था, इसमें क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। तो ये क्या था? गुणी था। अब हुआ ऐसा कि कुछ समय पश्चात जब जमालुद्दीन वापस भारत आया, तब इस बहाउद्दीन के गुणों को देख करके इल्तुतमिश ने इसे वापस खरीद लिया। किसको? जमालुद्दीन को, जो कि क्या है?
बलबन है। तो इल्तुतमिश ने इसे वापस खरीद लिया। और ये जैसे ही इल्तुतमिश ने इसने खरीदा, इसकी प्रतिभा को देख करके इल्तुतमिश ने क्या किया, इसको काफ़ी उच्च पदों पर इसको नियुक्त किया। 40 गुलामों के दल का इसको सदस्य भी बना दिया। 40 गुलामों का जो दल था, उस गुलामों के दल का इसे नेता बना दिया। तो इसी से ज्ञात हो जाता है या इसी से पता चलता है कि बहाउद्दीन या बलबन जो है वो कितना गुणी था, कितना प्रतिभाशाली था। और इस इल्तुतमिश की इस बलबन ने पूरे कार्यकाल में अपने दिलोजान से सेवा की, यानी एक गुलाम को जो सेवा अपने स्वामी की करनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा सेवा इसने इल्तुतमिश की है। और इसी वजह से रजिया ने क्या किया, इसी वजह से रजिया ने बलबन को अमीर शिकार की उपाधि दी। और इसी के साथ साथ यानी रजिया के साथ साथ बहरम शाह ने इसे अमीर अखूर के पद पर नियुक्त किया। अमीर अखूर के पद पर नियुक्त किया किसने? बहराम शाह ने। ठीक है। तो बहराम शाह ने तो क्या किया, इसे अमीर अखूर के पद पर नियुक्त किया और रजिया ने इसे अमीर शिकार की उपाधि प्रदान की इसके गुणों को देख करके। धीरे धीरे क्या हुआ कि इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसी बलबन ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए क्या किया, उसका एक पुत्र था नासिरुद्दीन। पुत्र का नाम क्या है? नासिरुद्दीन। इस नासिरुद्दीन को बलबन ने शासक बना दिया, शहंशाह बना दिया, पद पर बैठा दिया। यानी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसे शासक बना दिया किसने? बलबन ने। तो ऐसा करने पर बलबन को इस नासिरुद्दीन ने क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। अब वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का पद केवल नाममात्र के लिए इसे इस तरह दिया गया। बाकी शासनकाल तो कब से ही इल्तुतमिश का चला आ रहा था। जब इल्तुतमिश ने इसे कई उपाधियां प्रदान की थी, तब से ही ऐसा काम कर रहा था। इसी के साथ साथ इसको उलुग खां की उपाधि भी प्रदान की गई। उलुग खां की उपाधि भी इसको प्रदान की गई। और कहा जाता है कि नासिरुद्दीन के जो है कोई पुत्र नहीं था और बलबन की एक विधवा है जिससे इल्तुतमिश ने विवाह कर लिया। तो इल्तुतमिश की एक विधवा से विवाह करने का फायदा बलबन को क्या मिला कि ये शासक परिवार जो है या शासक वर्ग जो है या राज परिवार जो है उससे संबंधित हो गया। यानी बलबन ने क्या किया, इल्तुतमिश की एक विधवा है जिसके साथ विवाह कर लिया और उसके पुत्र यानी इल्तुतमिश का ही एक पुत्र नासिरुद्दीन को शासक बना दिया और उसकी एक विधवा से विवाह कर लिया। तो इन दोनों ही कंडीशंस में, इन दोनों ही परिस्थितियों में बलबन जो है वो राज परिवार के काफ़ी नज़दीक आ गया। और जिस समय नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई उस समय इसके कोई पुत्र नहीं था। तो पुत्र नहीं होने की परिस्थिति में क्या हुआ, शासक कौन बनेगा? बलबन। तो बलबन जो है वो शासक बन गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 70 वर्ष की उम्र में अगर बलबन शासक बन रहा है तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अनुभवी, कितना महत्वाकांक्षी और कितना गुणी शासक होगा। क्योंकि इस अवस्था में अगर कोई व्यक्ति शासक बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है, अगर कोई व्यक्ति शासक बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें काफ़ी क्वालिटीज़ होंगी। तो सबसे पहले तो हम इसकी समस्याओं, अब शासक अगर बलबन बना है तो समस्याएं भी काफ़ी आई होंगी। जाहिर सी बात है कि जब कोई गुलाम शासक बनेगा तो उससे काफ़ी परिस्थितियों का, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसी ही कुछ प्रारंभिक समस्याएं, कुछ कठिनाइयां इसके सामने भी आई, जिसमें सबसे पहली हम मान सकते हैं राजपद की दुर्बलता। राजपद की दुर्बलता। अब राजपद की दुर्बलता से क्या मतलब है कि जिस समय इल्तुतमिश
शासक था उस समय, फिर भी इसमें थोड़ा दमखम था, यानी ये एक प्रभावी शासक था। लेकिन इसका पुत्र जो नासिरुद्दीन है उसमें इतनी क्वालिटीज नहीं थी, इतने गुण नहीं थे, तो वो अपने पद की गरिमा को बना करके नहीं रख पाया और इसीलिए ये पद कैसा हो गया, दुर्बल। और इसी दुर्बलता को दूर करने का उत्तरदायित्व अब किस पर आ गया, बलबन पर, जिसको इसने पुनः स्थापित भी किया, यानी पुनः प्रतिष्ठा को स्थापित किया किसने, बलबन ने। फिर दूसरी जो इसकी समस्या थी सबसे बड़ी, वो थी 40 तुर्की अमीरों के दल की शक्ति। 40 तुर्की अमीरों का दल, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि 40 अमीरों के दल का इसको नेता बना दिया गया था, वही दल अब इसके लिए समस्या उत्पन्न कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसी दल का नेता अगर शासक बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो 40 तुर्की इसमें हैं, अमीरों का जो दल है उसमें जो 40 तुर्की हैं, वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ का कोई व्यक्ति शासक बन जाए। तो वो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए, यानी राजपद को अगर प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है, राजपद अगर शक्तिशाली हो चुका है, तो इसका मतलब तुर्कों की पहुंच या तुर्कों की जो पूछ है वो कम हो जाएगी, उनका प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। और इसी वजह से इनकी शक्ति को प्रभावित होता देख करके इन्होंने विरोध किया। लेकिन बलबन ने क्या किया, इस पर भी नियंत्रण स्थापित किया। फिर जो था मंगोलों के आक्रमण का भय, और ये मंगोल वही हैं जो मंगोल किसी समय इल्तुतमिश से बलबन को या बहाउद्दीन को खरीद करके ले गए थे। जैसे कि जमालुद्दीन खुद एक बलबन था, माफ कीजिएगा, खुद एक मंगोल था। तो उस तरह से मंगोलों के प्रभाव से या मंगोलों के भय से भी इसको मुक्त होना था। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले भारत का जो पश्चिमी इलाका है, जैसे मान लीजिए ये अगर भारत का नक्शा है उस समय का, तो ये जो पश्चिमी इलाका है, इस पश्चिमी इलाके में सिंध प्रांत है, गुजरात है, पंजाब है, इन क्षेत्रों पर इसने सबसे पहले अधिकार किया ताकि मंगोल यहाँ प्रवेश ना कर पाएं या आसानी से प्रवेश ना कर पाएं। फिर बात हम करते हैं हिंदू राजाओं की आक्रामक नीति की। हिंदू राजाओं की आक्रामक नीति, यानी हिंदू जो है वो बार बार इसको परेशान कर रहे थे। हिंदुओं ने तुर्कों के खिलाफ एक आक्रामक रुख अपना लिया था, जिससे परेशान होने की वजह से, इसका परेशानी का कारण क्या था कि बार बार आक्रमण होने की वजह से, लगातार पर आक्रमण होने की वजह से सल्तनत जो है वो स्थिर नहीं हो पा रही थी, सल्तनत का स्थिरीकरण नहीं हो पा रहा था। और इसी स्थिरीकरण को बनाए रखने के लिए इसने क्या किया, हिंदू राजाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। फिर हम बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ या अगली परेशानी की तरफ, जो थी मेवातियों की समस्या। मेवातियों की समस्या। अब इस मेवातियों की समस्या में क्या है कि नासिरुद्दीन कौन, जो इल्तुतमिश का एक कथित पुत्र था। तो नासिरुद्दीन के शासनकाल में बलबन ने दिल्ली सल्तनत पर जो कट्टर दुश्मन मेवाती थे उनका निर्दयतापूर्वक दमन तो किया था, लेकिन जिस समय बलबन सुल्तान बना उस समय मेवाती जो है वो पुनः शक्तिशाली हो गए। क्या हुआ, पुनः शक्तिशाली हो गए, यानी फिर से अपना प्रभाव दिखाने लगे। तो पुनः शक्तिशाली होने की वजह से वे दिल्ली की जनता को प्रतिदिन लूटते थे, परेशान करते थे। और इसी की समस्या का समाधान करने के लिए बलबन ने क्या किया, मेवातियों पर भी नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। फिर आती है जागीरों की दुरुपयोगिता। जागीरों का दुरुपयोग। तो ये जो जागीरों का दुरुपयोग है, तो बलबन ने सबसे पहले सुल्तान बनते ही क्या किया, पैतृक अधिकारी के कारण जागीर जो है वो दुरुपयोग कर रहे थे, किसका, संपत्ति का या भूमि का। क्योंकि एक
पिता की जो पैतृक संपत्ति है वो अपने पुत्रों के पास जाएगी। तो इस तरह से फिर बलबन ने किया क्या कि किसी तरह की आर्थिक हानि ना हो। इस आर्थिक हानि से बचने के लिए तो इस तरह से जो जागीरदार थे, जो क्या कर रहे थे, पैतृक भूमि के रूप में प्राप्त जो इनकी जागीरें थी उनका दुरुपयोग कर रहे थे। तो ये भी एक बड़ी समस्या बलबन के सामने उपस्थित हुई जब वो सुल्तान बना। अब इन समस्याओं से बचने के लिए, इन समस्याओं का समाधान करने के लिए बलबन ने क्या क्या कार्य किए, उन कार्यों के विषय में अब हम बात करेंगे। अगला बिंदु जो हमारा होगा वो है बलबन के कार्यों के विषय में। तो देखिए, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए और राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए बलबन ने जिस नीति का अनुसरण किया वो नीति थी रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति, जो कि सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछी भी जाती है, बार बार इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में देखने को भी मिलता है। इस रक्त और लौह की नीति का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो जैसे येन केन प्रकारेण हमने कभी सुना हो, यानी किसी भी तरह से हो, तो उसने दो ही चीज़ों का अनुसरण किया। एक, अगर किसी का रक्त भी बहाना पड़े अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए, तो वो रक्त बहाने भी पीछे नहीं रहा। और वो रक्त बहाया किस तरह से? तलवार के माध्यम से। यानी कुल मिलाकर के उसने युद्ध नीति का अनुसरण किया। उसने युद्ध नीति के साथ साथ हमला नीति का अनुसरण किया कि किसी भी प्रकार से उसे अपने शासन को सुव्यवस्थित करना है, फिर चाहे वो लोहे के दम पर हो यानी तलवार के दम पर, किसी का रक्त बहा करके ही क्यों ना हो। और इस प्रकार उसने जो सर्वप्रथम कार्य किया वो है निरंकुश शक्ति की स्थापना। निरंकुश शक्ति की स्थापना। तो ये जो निरंकुश शक्ति की स्थापना, इसमें बलबन ने किया क्या कि जो राजपद की दुर्बलता प्रारंभ हो चुकी थी निसारुद्दीन के समय से, उस राजपद की दुर्बलता को दूर करते हुए बलबन ने निरंकुश शक्ति को स्थापित किया। यानी अब राजा जो है, अब शासक जो है वो निरंकुश हो गया। निरंकुश का मतलब जो उसके जागीरदार वगैरह हैं, जो 40 तुर्की अमीर हैं, उनका नियंत्रण अब शासक पर या बलबन पर नहीं रहेगा। और इस प्रकार ये जो निरंकुशता वाला जो नीति है, निरंकुशता वाली जो नीति है, उस नीति के माध्यम से ही 40 तुर्की अमीरों का जो दल है उसका भी दमन स्वतः हो गया। 40 तुर्की अमीरों का दमन, क्योंकि अब जो 40 तुर्की अमीर हैं उनके अधीन राजा नहीं है, बल्कि 40 तुर्की अमीर जो हैं वो राजा के अधीन है। तो ऐसे में बलबन जो है वो शक्तिशाली शासक बनकर के उभरा। और फिर उसके बाद जो मंगोल आक्रमण है, उस मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए भी उसने क्या किया, अभी हम पिछले बिंदु में देख ही चुके हैं कि इस मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए बलबन ने भारत के पश्चिमी हिस्से को, यानी ये जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है, इस पर सर्वाधिक नियंत्रण में रखा। और इसी वजह से, यानी इस सीमा को सुदृढ़ करने की वजह से ही जो मंगोल आक्रमण है वो इस पर होना बंद हो गया है, इसको इसने नियंत्रित कर लिया। फिर मेवातियों का दमन भी बलबन ने किया। मेवातियों का दमन, यानी जो मेवाती सर्वाधिक परेशान कर रहे थे बलबन को, उन मेवातियों का दमन भी बलबन ने किया। मेवाती जो है वो कहाँ रहते थे? दिल्ली के समीप, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान का ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये मेवात क्षेत्र कहलाता था। यानी वर्तमान में जो अलवर वगैरह है वो मेवात क्षेत्र कहलाता था और ये दिल्ली के पास में है। तो ऐसे में दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से मेवाती दिल्ली पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जमा करके रखते थे, बार बार परेशान करते थे। तो और इनका सबसे बड़ा कारण क्या था? जंगल में छिपना। यानी ये जंगल में छिप जाते थे, जिसकी वजह से बार बार दिल्ली पर खतरा मंडराता रहता था। तो बलबन ने किया क्या? इन जंगलों को साफ करवा दिया बड़ी संख्या में।
और ऐसे में इनके छिपने का जब स्थान ही नहीं रहा तो मेवातियों की समस्या का समाधान स्वतः ही हो गया। और इसी विषय में स्मिथ लिखते हैं कि सुल्तान की आज्ञा से कितने ही विद्रोही यानी जो मेवाती हैं उन विद्रोहियों को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया गया और मेवातियों को तुर्कों ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 मेवातियों की खाल खिंचवाकर उनमें भूसा भरवा दिया किसने, बलबन ने। और ये सब क्यों किया, अपना आतंक बनाने के लिए कि अगर मेवाती किसी तरह से परेशान करेंगे तो उनको उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। फिर जो आगे हम अगला बिंदु देखते हैं तो उसमें है हिंदुओं और मुसलमान प्रांतपतियों के विद्रोह का दमन। यानी जो हिंदू और मुसलमान थे, हिंदू और मुसलमान ये जो प्रांतपति थे इनके विद्रोह का दमन भी इल्तुतमिश ने किया। उसने कई जगहों पर कठोर सैनिक उपायों को अपनाया, कई जगहों पर उसने राजपूत विद्रोह का दमन किया, कई जगह पर उसने तारीख मुबारक शाही में मिलता। इसके द्वारा जो लिखी गई तारीख मुबारक शाही है उसमें भी इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। बंगाल पर उसने अपना अधिकार किया। तो कुल मिलाकर के जो हिंदू मुसलमान प्रांतपति थे उन पर उसने नियंत्रण स्थापित करने के लिए अलग अलग नीतियों का अनुसरण किया। और इस प्रकार बलबन जो है वो अपने कार्यों से अपने शासन को स्थापित करने में, शासन को सुदृढ़ता प्रदान करने में सफल भी रहा। तो हम कह सकते हैं कि बलबन ने जिन बिंदुओं का अनुसरण किया, जो नीतियां उसने अपनाई, उनके द्वारा बलबन उन पर नियंत्रण स्थापित कर पाया, यानी अपनी समस्याओं का समाधान कर पाया। और समस्याओं का समाधान करने की वजह से ही बलबन का जो शासन है वो शासन कैसा हुआ, सुदृढ़ हुआ। क्योंकि हमने पीछे देखा था कि नासिरुद्दीन जो है उसने इतना कोई प्रभावशाली शासन उसके लिए छोड़ा नहीं था। अब बलबन जो है उसके जितने भी कार्य किए गए उन कार्य के विषय में अगर हम मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि बलबन ने जो कार्य किए, बलबन ने जो नीतियों का अनुसरण किया, बलबन ने जो नीतियां अपनाई, उनका मूल्यांकन अगर किया जाए तो वे कितनी प्रभावी थी, बलबन अपनी नीतियों में कितना सफल रहा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 40 वर्षों तक, लगभग 40 वर्षों तक बलबन ने शासन किया। और इन 40 वर्षों में सबसे पहले जो बिंदु आता है उसकी इन नीतियों के लिए वो है एक सुयोग्य शासक। यानी सर्वप्रथम ये इल्तुतमिश का एक गुलाम था जिसको जहीरुद्दीन ने खरीदा। और बाद में वापस इस इल्तुतमिश ने ही इसको खरीद लिया। अब ये सारा जो घटनाक्रम है इसमें इल्तुतमिश 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो गुण थे, इसमें जो क्वालिटीज़ थी, उसमें जो योग्यता थी, उसी योग्यता के आधार पर तो इल्तुतमिश ने इसको 2 बार अपने पास रखा और उसी योग्यता के आधार पर वो इतने लंबे समय तक शासन कर पाया। तो ये एक सुयोग्य शासक था। दूसरा है राजपद की प्रतिष्ठा। राजपद की प्रतिष्ठा, तो जैसा कि हमने देखा कि जिस समय नासिरुद्दीन जिस समय शासक था उस समय शासक का जो पद है वो अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं था, या उसको अपनी पद की प्रतिष्ठा के अनुरूप अधिकार नहीं थे। लेकिन बलबन ने उन सारे अधिकारों को पुनः प्राप्त किया। किस आधार पर? अपनी योग्यता के आधार पर। तो कुल मिलाकर के राजपद की जो प्रतिष्ठा है उसको पुनः प्राप्त करने में, पुनः दिलवाने में भी किसका हाथ है? बलबन का।
तो हम कह सकते हैं कि इस विषय में भी बलबन जो है वो सफल रहा। फिर है केंद्रीकरण के विषय में। केंद्रीकरण यानी नासिरुद्दीन के समय में जो बिखरा हुआ शासन था, नासिरुद्दीन के समय में जो बिखरा हुआ शासन था, उस शासन को एकीकृत किया, उस शासन को एकीकृत किया, उस राज्य को एकीकृत किया, यानी संपूर्ण भारत पर उसका आधिपत्य स्थापित हुआ। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ है केंद्रीकरण, पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके रखना। फिर है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण यानी उसकी योग्यता, उसका मूल्यांकन अगर हम करें तो स्थिरीकरण भी एक बिंदु आता है कि बलबन ने ऐसा नहीं किया, बलबन ने ऐसा नहीं किया कि निरंतर नई जीत प्राप्त करता जाए, बल्कि जितना शासन उसके पास है उसी शासन को उसने सुचारू रखा, उसी को उसने सुदृढ़ किया, जिसकी वजह से उसका शासन कैसा हुआ? स्थिर। और उसको स्थिरीकरण प्रदान करने की योग्यता जो थी वो किसमें थी? बलबन में। फिर इस्लाम के प्रति श्रद्धा। अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो बलबन की दृष्टि में तो ये एक गुण है, लेकिन एक शासन, तो ये जो बलबन है ये इस्लाम के प्रति इसकी श्रद्धा थी, ये इसका सबसे बड़ा अवगुण था। क्यों? क्योंकि ये कट्टर मुस्लिम था, या अपने धर्म के प्रति इसमें कट्टरता थी, यानी मुस्लिम धर्म के प्रति ये बहुत कट्टर था। ये हिंदू धर्म के प्रति अविश्वसनीय था। ऐसा कहा जाता है कि बलबन ने हिंदुओं के प्रति जो नीति अपनाई वो काफ़ी अच्छी नहीं थी। उसने हिंदुओं का नरसंहार किया, उसने हिंदू बालकों का, स्त्रियों को ज़बरदस्ती मुसलमान भी बनाया, और एक तरह से बलबन जो है वो क्या था? धर्मांध था। तो ये इसका एक अवगुण है, लेकिन शासन के प्रति इसका ये गुण है, यानी इसने अपने शासन को बनाए रखा, ये इसका एक गुण है। और अंत में हम चलते हैं रचनात्मकता के अभाव की तरफ। तो रचनात्मकता का अभाव सबसे पहले सर्वप्रथम हम कह सकते हैं कि बलबन में देखने को मिला, क्योंकि बलबन क्रिएटिव नहीं था। ये केवल और केवल अपनी शासन सत्ता के विषय में ही विचार रखता था, शासन सत्ता के विषय में ही सोचता था, इससे अधिक कुछ नहीं था। और ये केवल केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था पर बल देना चाहता था। तो इसका रचनात्मकता का अभाव था। और सबसे उत्तम जो इसकी नीति थी वो थी रक्त और लौह की नीति, जिसके विषय में ये प्रसिद्ध भी है, जिसके विषय में ये विख्यात भी है। तो रक्त और लौह नीति का मतलब क्या था कि ये केन प्रकारेण, चाहे किसी का खून बहाना पड़े, और तलवार के दम पर ये अपनी सत्ता को प्राप्त करना चाहता था। यही इसकी एक रक्त और लौह की नीति है। तो उम्मीद है आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इस विषय में अगर आपके कोई कमेंट्स वगैरह हैं तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नई कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।